थैंक यू पौजी। स्टूडेंट, जब हम वर्क और एनर्जी की बात करते हैं तो स्प्रिंग के केसेस सबसे ज्यादा क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा एक केस यहाँ पे ले रहे हैं, दैट इज ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। आई होप इन न्यूटन्स लॉज यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट स्प्रिंग फोर्सेस। स्प्रिंग फोर्सेस में अगर स्प्रिंग्स को सीरीज में कंबाइन किया जाता है तो उनके रेसिप्रोकल्स ऐड करके हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेते हैं, और पैरेलल में अगर जोड़ा जाता है तो स्प्रिंग कांस्टेंट डायरेक्टली एड अप हो जाते हैं। या ये कहें, जब आप कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो कैपेसिटेंस का ही रिलेशन स्प्रिंग कॉम्बिनेशन में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट लगता है। लुक ओवर हियर, दिस स्लाइटली अ डिफरेंट केस. It says the springs of force constant 300 and 400 Newton per meter are joined together in series. तो यहाँ पे series combination की बात हो रही है. There are two springs which are connected in series combination. This KA, this KB. And now it is saying the combination is compressed by 8.75 centimeter. Means एक जगह हमने fix किया और दूसरी तरफ से इसको compress किया. X is given to us as 8.75 centimeter. Now it is asking the ratio of energy stored in A to B. That's what we need to calculate. So हमको पता होना चाहिए, अच्छी तरह से theoretical base पे पढ़िए, कॉन्सेप्ट वीडियो में सारी चीज़ें कवर्ड हैं, कि अगर स्प्रिंग सीरीज में कंप्रेस या एलोंगेट करते हैं तो इनके स्प्रिंग्स का एलोंगेशन इंडिविजुअली x1 x2 या कंप्रेशन x1 x2 होता है, सच दैट देयर टेंशन रिमेन्स सेम. सो हम ये कह सकते हैं टेंशन इन स्प्रिंग विल बी हियर KA(x1) is equals to KB(x2) and we know x1 plus x2 जो टोटल कंप्रेशन है, दिस 8.75 सेंटीमीटर. KA KB का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा KA is 300, KB is 400, this 3x1 plus 3x1 is equals to 4x2. If we put it over here, this x1 plus x2 is 3 by 4, x1 is equals to 8.75 centimeter. तो x1 is equals to 8.75 multiplied by 4 by 7. Because this becomes 7 by 4. तो आप देखें यहाँ से 8.75 into 4 is 35 by 7 comes out to be 5 centimeter. और अगर x1 5 centimeter तो यहाँ से x2 का वैल्यू आ जाएगा, it is 3.75 centimeter. As we have got the individual compressions in the two springs, तो energy in first spring EA आप लिख सकते हैं half KA(x1) square और EB हम लिख सकते हैं half of KB x2 स्क्वायर. आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, डिवाइड करना है. सो EA बाई EB बिकम्स, यहाँ पे EA बाई EB का वैल्यू आप देखिए, हाफ तो कैंसिल हो गया. KA अपॉन KB इज 3 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई x1 बाई x2. हियर x1 इज 5 एंड x2 इज 3.75 होल स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज 500 बाई 375. तो अगर यहाँ कैलकुलेशन करते हैं तो दिस गिव्स 3 बाई 4 इंटू दिस 500 बाई 375 होल स्क्वायर. So 25 से कट करें, this 20 and this is 25 125 5. तो 20 by 15 becomes again this 4 by 3 square. So ये स्क्वायर से 3 और 4 कैंसिल करें, EA by EB का वैल्यू डायरेक्टली वी आर गेटिंग इज 4 by 3. दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. अब देखिए बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ पे इन्वॉल्व था कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स में टेंशन सेम रहती है. अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उसमें एलोंगेशन या कंप्रेशन सेम रहते हैं. टेंशन रिजल्टिंग T इक्वल टू T1 प्लस T2 हो जाती है. ये भी शॉर्ट नोट्स में आप नोट कर लीजिए, बिकॉज ये सारे केसेस आप अगर केस नोटबुक में ऐड कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपकी कई जगहों पे यूज होने वाली हैं. स्टे ट्यून्ड, आगे बढ़ते हैं. पौजी क्लियर करें. Thank you, Pooji. In this case, we are going to talk upon a ball rolling down and going up. Multiple cases are framed based on the situation. Here it says a spherical ball of mass 20 kg is stationary at the top of a hill of height 100 meter. Situation भी हम यहाँ पे visualize करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन को to the point hit करने के लिए situation visualize होना जरूरी है. There is a hill which is of height, you can say it is 100 meter from ground. It rolls down a smooth surface. तो smooth surface पे roll हो या slide हो, बात एक ही है, ये बॉल slide करेगी सरफेस टू द ग्राउंड, देन क्लाइम्स अप अनदर हिल. तो ये यानी ये नीचे ग्राउंड तक पहुंच जाती है, एंड फिर इट क्लाइम्स अप अनदर हिल विच इज हैविंग अ हाइट ऑफ 30 मीटर. एक दूसरी हिल पे चढ़ जाती है जिसकी हाइट 30 मीटर है. तो यहाँ से नीचे आके इट गोज अप नाउ एंड फाइनली रोल्स डाउन टू अ हॉरिजॉन्टल बेस एट अ हाइट 20 मीटर अबव द ग्राउंड. मीन्स यहाँ पे पहुंच के एक हॉरिजॉन्टल बेस आ जाता है विच इज एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर अबव द ग्राउंड, एंड हियर बॉल लैंड्स. Now it is asking the velocity attained by ball is. अगर velocity v है तो आप यहाँ डायरेक्टली कह सकते हैं इनिशियली स्पीड 0 यानी रेस्ट से चली थी, और फाइनली व्हेन इट रीचेस दिस पॉइंट, यहाँ पे जो हाइट है इसकी, दिस h कैन बी रिटन एज 80 मीटर. सो वाटर ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय ग्रेविटी इज देयर दैट विल इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी टू इट. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी गेन इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी विच इज mgh. So m gets cancelled out. Speed we are getting is root of 2gh, 2 into 10 multiplied by 80. So this root of 1600, that is 40 meters per second. That's the result of this problem directly we are getting. So आपको बस केयरफुल रहना है. क्वेश्चंस वन लाइनर होते हैं, लेकिन इस तरह के जब भी केसेस आए जहाँ पे कोई बॉडी का वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट है, तो आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है. यू आर डायरेक्टली गोइंग टू गेट द फाइनल रिजल्ट.
Thank you, Poji. This is another broad category of case, that is the case of a chain pulling up on a table. Multiple exams के अंदर कई बार ये पूछा जाता रहा है केस और आगे भी पूछा जाता रहेगा. The situation is like this. We are having a table जिस पे it is saying a uniform chain of length 2 meters kept on a table such that length of 60 centimeter hangs freely from the edge. If this is the chain, in this situation this is the length of 60 centimeter which hangs freely from the top. Total mass of chain is given to us as 4 kilograms. It is asking what is the work done in pulling the entire chain on the table. इस chain को पूरी table पे pull करने में कितना work करना पड़ेगा. Obviously the part which is already resting on the table, we don't need to bother about it. We need to work upon the part which is hanging on the table edge. So इसका अगर mass देखेंगे तो total mass is 4 kg. Total length is given to us as 2 meter. So in this situation यहाँ पे hanging mass अगर अपन देखते हैं, क्योंकि सिर्फ hanging mass को ही उठाना है हमको. Hanging mass m1 can be written as m by l into x, the part which is hanging. It is 4 by 2 into 0.6. This comes out to be 1.2 kilogram. This 1.2 kilogram when pulled up on the table, तो हम ये कह सकते हैं इसका जो center of mass होगा, this is the center of mass of this hanging part which is located at a depth of 30 centimeter below the table top. So जब इसको उठाएंगे तो center of mass, because it is a uniform chain, इस center of mass पे इस 1.2 kg mass को consider करके ऊपर उठाने का ही work निकालना है. So work done in lifting the chain, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो work can be simply written as mgh. So mass is 1.2, g is taken as 10, h is 0.3, because यहाँ पे 30 सेंटीमीटर लिफ्ट करना है क्योंकि हमने इसके मास को सेंटर पे कंसीडर किया. So that is the logic we always apply in such situations wherever mass is uniformly distributed in the length. So work यहाँ पे हमारे पास आया था 1.2 into 3 is 3.6 joule. That's the result of this problem. आइए आगे बढ़ेंगे. थैंक यू पोजी. दिस इज अनदर केस जो कई बार काइनेमेटिक्स में पूछा जाता है, कई बार वर्क एनर्जी में पूछा जाता है, कई बार न्यूटन्स लॉज में पूछा जाता है. और ये कहें कि इन केस ऑफ मैकेनिक्स दिस इज अ वेरी कॉमन सिचुएशन जिस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दिस केस ऑफ बुलेट पेनिट्रेटिंग अ टारगेट, ये काइनेमेटिक्स में भी हमने बात करी थी. इट्स इज अ बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस. दैट मीन्स हियर इफ वी आर हैविंग अ टारगेट और एक बुलेट यहाँ पे इस पे फायर की जाती है और इसकी स्पीड अगर v है, तो after traveling a distance of 3 centimeter, its velocity reduces to v by 2. Now it is asking how much further it will penetrate before coming to rest. मतलब कितना distance x और चलेगा जिसके बाद इसकी final velocity 0 हो जाएगी. Now in this situation, assuming that it faces कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू मोशन, यानी इस पे जो अपोजिंग फोर्स है एफ आर वो कांस्टेंट लग रहा है, तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, और यू कैन आल्सो यूज द केस ऑफ स्पीड इक्वेशन कीपिंग एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसका जो रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा. सो इस केस में वी कैन राइट इनिशियल पॉइंट टू middle point to final point. Middle doesn't mean exactly midway. This m point can be anywhere. We need to calculate the distance between m and f. So we can write using work energy theorem from I to m. अगर हम I से m तक बात करते हैं तो what we are going to use, initial kinetic energy is half mv square minus resistance force multiplied by 3 जो नेगेटिव वर्क होगा, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, is equals to final is half m into v by 2 whole square. So in this situation if you just have a look in this case, तो हमारे पास fr की वैल्यू निकल के आ जाती है. तो we can also analyze this, the value of 3 fr is equals to half mv square minus this becomes 1 by 8 mv square. So this becomes a 3 by 8 mv square. So we can write the value of resistance force here is 1 by 8 mv square because 3 gets cancelled out, and we keep in mind कि हमने जो distance ली है वो सेंटीमीटर में ली है, तो फाइनल आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा. आई डोंट नीड टू वेस्ट माई टाइम इन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, क्योंकि सेंटीमीटर में एक ही यूनिट है तो वो फाइनली सेंटीमीटर आएगी. नाउ यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम पॉइंट m to f, तो m के ऊपर काइनेटिक एनर्जी थी हाफ इंटू m मल्टीप्लाइड बाई v बाई 2 स्क्वायर माइनस एफ आर इंटू एक्स जो डिस्टेंस पेनिट्रेट करेगा वी नीड टू कैलकुलेट, एंड दिस फाइनल काइनेटिक एनर्जी शुड बी 0 क्योंकि फाइनल पॉइंट पे रेस्ट पे आ गया. सो यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए आप एफ आर सब्सटीट्यूट कर दीजिए. इट इज x मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 8 mv स्क्वायर is equals to this 1 by 8 mv square. So this gets cancelled out. The value of x we are getting is 1 centimeter. So that's the answer to this question. So आप carefully अगर यही analysis alternative method से करना चाहें तो अपनी case notebook में इसको कर लीजिए. By using speed equation you are going to get the same result.